हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबों का धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, एडुटेरिया का है। कंपनी है एडुटेरिया, आपको एडुटेरिया प्रकाशन का है। सेट 9 और बीपीएससी का माध्यमिक शिक्षक का प्रश्न पत्र है। इससे एडुटेरिया का जो है आपका ये क्लास 9th का है। 9th और 10th का जो है सामाजिक विज्ञान है, जो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट हैं क्लास 9th के, तो क्लास 9th और 10th का जो बीपीएससी टीचर वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनने वाला है। क्योंकि सेट 9 में वैसे वैसे प्रश्न हैं जो कि आगामी आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। तो चलिए, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देख लें, अच्छा से स्किप नहीं करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है और टोटल 120 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन है, जिसमें से भूगोल के मिलेंगे आपको कुछ क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन शायद भूगोल के हैं और आगे के 40 क्वेश्चन अर्थशास्त्र के हैं। बाकी आपका जो क्वेश्चन मिलेगा वो जनरल नॉलेज मिलेंगे और कुछ मैथ के पोर्शन है। 15 से 20 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स को देखने को मिलेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको 120 क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ 40 से 45 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चन को मैं ख़त्म करूँगा, ताकि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और लगातार एक अपना रिदम बनाए रखिए। और 40 मिनट तक वीडियो को अंत करके ही वीडियो बंद करना है आपको। तो चलिए, ये आपका क्लास 9th और 10th वालों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट पास हैं, जो तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनने वाला है। और आपको एक बात बता दूं कि एडुटेरिया है जो आपका बहुत ही, जो 1 to 5 जो पिछले बार एग्जाम दिए हैं, जो अभी इनके रिजल्ट आने वाले हैं 1 to 5 एडुटेरिया का, उनसे बहुत ही हेल्पफुल मिला है। क्योंकि एडुटेरिया ऐसा वैसा बुक नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। किरण पब्लिकेशन, प्लेटफॉर्म और इस सब के बाद आपका एडुटेरिया का नंबर अच्छा ही आता है। तो चलिए, हम लोग टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और यहाँ पर सेट को शुरुआत करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका कहता है, आप देख सकते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। भूगोल पोर्शन का है। तो भूगोल का है ज्योग्राफी का जो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, कौन सा युग्म गलत है, गलत युग्म का चुनाव करना है। तो भाखड़ा नांगल ये हमारा सही है, सतलुज नदी पर बना हुआ है। सलाल परियोजना ये भी सही है, चेनाब नदी पर बना हुआ है। दामोदर घाटी ये गंगा नदी पर, ये गलत। दामोदर घाटी यह हमारा दामोदर नदी पर बना हुआ है। दामोदर नदी और उसकी घाटी का चुनाव करना है। दामोदर घाटी कहाँ, दामोदर नदी पर बना हुआ है। और ये दामोदर नदी कहाँ की नदी है भाई, कौन सी राज्य में गुजरती है, तो ये आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड की प्रमुख नदियाँ हैं दामोदर नदी। कुछ पोर्शन इसका झारखंड के धनबाद और धनबाद से क्रॉस करते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन, हीराकुंड ये भी सही है, महानदी पर है। हीराकुंड महानदी कहाँ है, यह नदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है, उड़ीसा की सबसे मुख्य नदी में से एक है महानदी। और सतलुज नदी, ये सतलुज कहाँ, ये आपका पंजाब में हो गया, भाखड़ा नांगल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर की ओर। जितना आपको हो सके मैं बताता चलूँगा, डिस्क्राइब करता चलूँगा, और उतना भी नहीं करूँगा जो डीपली हो जाए, क्योंकि ज़्यादा डीपली जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका। चलिए 2 नंबर देखते हैं, किस जनगणना वर्ष में भारत की जनगणना वृद्धि ऋणात्मक हुई थी। कौन सी जनगणना वर्ष में, तो 1921 में। और आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन के जो आंसर जो हैं, तो 5-5 ऑप्शन दिए गए हैं। बीपीएससी ने कह दिया है कि 5-5 ऑप्शन का आपको बुक देना है, 5-5 ऑप्शन आपको एग्जाम में भी आएंगे, इसलिए इसका आंसर जो आएगा 1921 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है। देश और उसकी राजधानी कौन सा युग्म उसका गलत है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथियोपिया, इसका सुआ, ये गलत है। बाकी सब आपका जो तीनों चारों दिख रहा है ये आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर कहता है हमारा, भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। प्रमाणिक समय निर्धारित किसमें किया जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। चलिए 5 नंबर, प्रधान याम्योत्तर किसे कहते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर कहा जाता है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी की विषुवतरेखीय परिधि, विषुवतरेखीय का जो परिधि है वो कितना है, तो 40,076 किलोमीटर है। नेक्स्ट, विश्व में तल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है। तल क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई हो जाएगा 840 मीटर हो जाएगी। आगे देखते हैं 8 नंबर, भूगजित एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी है, तो उसकी औसत मोटाई हो जाएगा 30 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग से निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है। अल्पाइन पर्वत नहीं है तो एशिया में अरावली पर्वत। चलिए, और ये अरावली कहाँ है, ये आपका राजस्थान में है।
राजस्थान भारत, इंडिया के राजस्थान में अरावली पर्वत है। चलिए, सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत क्या कहलाती है? जो ऊपरी परत वो सियाल कहलाएगी। ये किसके अनुसार है? सुएज के अनुसार। चलिए 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों से सर्वाधिक विस्तार किसका है? तो ये हमारा गहन सागरीय मैदान का विस्तार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अट्टाकामा का मरुस्थल स्थित है। अट्टाकामा का मरुस्थल कहाँ स्थित है भाई? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित हो जाएगा, मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निगेटिव खोजना है इसमें, जो गलत है उसको खोजना है। तो ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे, लानोज या चिल्ली। यह लानोज कहाँ है? चिल्ली नहीं है, ये आपका वेनेजुएला में हो जाएगा, वेनेजुएला। मैं बोल देता हूँ, थोड़ा इधर लिख नहीं पाऊँगा। वेनेजुएला, वेनेजुएला में चिल्ली लानोज है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। कहता है आश्चुतास्म, आश्चुतास्म एवं निश्चुतास्म आश्चुतास्म एवं निश्चुतास्म निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। तो किसकी है ये? ये आपका हो जाएगा भूमिगत जल की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 क्वेश्चन खत्म हो गया। 17वां नंबर देखते हैं। समुद्र का सबसे गहरा भाग पाया जाता है कौन सा? चलिए, सबसे बड़ा महासागर कौन? तो प्रशांत महासागर। तो सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाएगा? प्रशांत महासागर में पाया जाएगा। 5 गो महासागर है आपके सामने, 4 का तो यहाँ चर्चा कर दिया है। एक दक्षिणी महासागर है, उसकी चर्चा नहीं की है। चलिए मैं लिख देता हूँ आपको, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद और दक्षिणी महासागर, 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित नगरों में कौन भारत का पीटर्सबर्ग? भारत का पीटर्सबर्ग कौन है? भारत का पीटर्सबर्ग जिसे कहा जाता है जमशेदपुर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से पश्मीना प्रजाति, पश्मीना शॉल किससे बनाया जाता था? आप लोग सीटेट में पढ़े होंगे, ईवीएस का क्वेश्चन, ईवीएस पोर्शन के क्वेश्चन में पश्मीना शॉल के बारे में बहुत अच्छा से बताया गया है कि बकरी के बाल से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। यह बहुत ही गर्म रखता है। आपका जो एक स्वेटर है, आपका 6 स्वेटर उसका 1 स्वेटर के बराबर है, और वो बहुत पतला भी होता है। जो हमारा बाल होता है, इस बाल से 6 गुना पतला वो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर कहता है बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, उसका उत्पादन से संबंधित है। बैलाडीला तो छत्तीसगढ़ में, तो उसका कौन सा उत्पादन होता है वहाँ पर भाई? तो यहाँ पर लॉ एस का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वह प्रजाति जो कच्चे चट्टानी तलछटों को ठोस परतदार चट्टान में परिवर्तित करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन कहते हैं। चलिए थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड रहता है, उसे पढ़ना पड़ेगा आपको भी। आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा नदी अपरदन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो उसका जो निर्मित मैदान हो जाएगा आपका पेनी प्लेन कहलाएगा। चलिए 23 नंबर देखते हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो यह जो पर्वत है आपका दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में स्थित है। 24 देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ये आपका यूएसए में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 25 नंबर देखते हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? कौन सा महाद्वीप है जिसमें एटलस पर्वत स्थित है? तो इसका जो आंसर जाएगा आपको अफ्रीका महादेश में हो जाएगा, महादेश या महाद्वीप। और आपको ये भी बता दूं कि आपका महाद्वीप कितने हैं? तो महाद्वीपों की संख्या 7 है। यहाँ पर 4 दिया है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और बाकी के 3 हो जाएंगे आपका क्या क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और एक अटलांटिका। 4 3 7 हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर तिलैया बांध, तिलैया बांध यह किस नदी पर है? तिलैया बांध ये बराकर नदी पर हो जाएगा। तिलैया बांध है कहाँ भाई? तो आपका तिलैया कोडरमा में है, कोडरमा झारखंड में है। तो वहीं पे तिलैया झुमरी तिलैया बोला जाता है, तो वहीं बराकर नदी है, तो उसी पर यह बनाया गया है। आगे देखते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 राज्यों के साथ सीमा बनाती हैं? तो आपका पुलिकट झील हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 2 राज्यों के पास अपना सीमा बनाता है। कौन सा झील? पुलिकट झील।
आगे देखते हैं 28 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा भूभाग आविष्ट देश नहीं है। भूभाग आविष्ट देश नहीं है तो आपका ब्राज़ील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग क्योंकि बहुत टाइम ले चुके हैं हम लोग। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है, कि आपका इसका आंसर जाएगा मध्य प्रदेश। निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। अब रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है, तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। आगे देखते हैं 31, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है भाई, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। चलिए इस प्रकार से 32 नंबर अब देखते हैं। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है। डेविस जल संधि हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर की सागर से संबंधित है। चलिए 32 में देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो दूसरी तो कृष्णा नदी हो जाएगी, कृष्णा बेसिन बोल सकते हैं उसको हम लोग। कोडई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो ये हमारा पालनी की पहाड़ी में है। पालनी की पहाड़ी उसकी श्रृंखला पर कोडई कनाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब तमिलनाडु में ही है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दक्षिण एशिया का जो मरुस्थल हो जाएगा हमारा थार हो जाएगा। चलिए सहारा ये दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 36 नंबर, रेणुका झील। चलिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अब रेणुका झील कौन से राज्य में भाई, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। याद रखना आपको, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है। और रेणुका जिस लड़की का भी नाम होगा उसको तो अच्छी तरह से याद होगा कि हिमाचल प्रदेश, वहाँ शिमला है घूमने का जगह, मनाली है, कुल्लू है, तो यहाँ पर हमको घूमना है। तो रेणुका जिसका नाम है उसके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ही तो मिल गया। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। आल्प्स का विस्तार कौन सी पर्वत श्रेणी में नहीं है, तो विस्तार नहीं है तो इंग्लैंड में है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सभी में है। तो उत्तर पूर्व से एक से अधिक विस्तार नहीं है। एक मिनट, तो इसमें से आपका इसका आंसर जाएगा उत्तर से एक से अधिक, इसमें जो है एक से अधिक में है। अब किस में है ये देखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे चलते 39 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी की रचना किस प्रक्रिया द्वारा होती है। मिट्टी की रचना जो होती है उपयुक्त में से एक से अधिक होती है। चलिए अपक्षय से भी होता है, निक्षेपण से भी होता है और अपर्दन से भी कुछ होता है। आगे देखते हैं 40 नंबर, और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, इसका आखिरी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। खंबात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है। खंबात की खाड़ी जो आपका वो किसके मध्य में हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा भावनगर और सूरत के बीच। भावनगर और सूरत के बीच खंबात की खाड़ी है। चलिए ये सभी कहाँ है, आपका गुजरात में है। याद रखिएगा खंबात की खाड़ी कहाँ है, गुजरात, भारत के गुजरात जो कि पश्चिमी इलाका है आपका। चलिए इस प्रकार से आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन खत्म हो गया 40। अब आगे देखते हैं हम लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। इसका पहला क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, कहता है हरित क्रांति में किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो भाई सबसे पहले हरित क्रांति के जनक कौन है, ये पहले हम लोग जान लेते हैं। तो विश्व में जो हरित क्रांति है उसका जनक जो हो जाएगा वो नॉर्मन बोरलॉग। चलिए ये मैं नाम लिख दिया हूँ, आपको देख सकते हैं। नॉर्मन बोरलॉग ये आपका हरित क्रांति का जनक है विश्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा, विश्व फसल का सबसे अधिक वृद्धि हुआ है किस में हुआ है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, धान में भी हुआ है, गेहूँ में भी हुआ है। इस प्रकार से देखा जाए तो एक से अधिक इसका वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। आपको डेट पूछ दिया, ईस्वी पूछ दिया, तो इसका जो ईस्वी हुआ था शुरू हुआ था 1970 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, कहता है भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सबसे पहले कौन सी बैंक हुई थी, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं 44 नंबर, उस दर को क्या कहते हैं जिस दर पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों का जमानत के आधार पर देश के वाणिज्यिक बैंकों का ऋण प्रदान करता है। तो उस दर को क्या कहेंगे, बैंक दर कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई थी। तो उसकी जो स्थापना की गई थी 1992 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर, कहता है हमारा भारतीय मुद्रा रुपयों के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया। तो सरकार ने किया था, उसका जो डिज़ाइन था वो डिज़ाइन कौन तैयार किया था,
तो उदय कुमार। पहले ये जान लीजिए कि उसका जो प्रतीक था, उसका डिजाइन जो शुरू किया था तो डॉक्टर उदय कुमार ने शुरू किया था। और ये कब किया था? उदय कुमार। और ये कब किया था? तो 15 जुलाई 2010 को किया था। चलिए आगे देखते हैं 47। किस योजना को पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है? कौन सी योजना को? तो छठी योजना को, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे कहा जाता है? बजट की शुरुआत करेंगे तो जेम्स विल्सन साहब को बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय कहा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य उपभोग को क्या कहते हैं? इसका जो मूल्य उपभोग हो जाएगा उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया था? उसकी जो प्रतिपादन था अवधारणा, उसको 1990 में प्रतिपादित किया गया था। चलिए इस प्रकार 50 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है आपका भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का एक उद्देश्य नहीं है, वो आपका हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक किया जाए। चलिए 52 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है आपका, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, एक बार में नहीं दिख रहा है, चलिए मैं इतने तक करता हूँ, 4 ऑप्शन तक। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि राजस्व घाटा होगा, उसका क्या तात्पर्य रहेगा? उसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। 52 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। 53 नंबर देखते हैं भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए 54 नंबर देखते हैं। 54 हमारा कहता है भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? कौन संस्था करती है? तो ऑप्शन नंबर 3 की ओर देखते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए 55 नंबर देखते हैं। वर्ष 2011 में क्या कहता है आपका? 55 नंबर कहता है वर्ष 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 2011 की बात कर रहा है, उस समय 10 लाख से कम जनसंख्या कितना जिला में था? तो 3 जिला में था 10 लाख से कम जनसंख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? कौन सा अनाज का उत्पादन जो है सबसे अधिक है? तो आपका हो जाएगा मक्का का। तो 56 का आंसर जाएगा आपका सी जाएगा। बिहार, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड मिल रहा है आपको। 5-6 क्वेश्चन लगातार कंसेक्यूटिव जो उसको बोलते हैं वो लगातार आपको बिहार से रिलेटेड है। 57 नंबर कहता है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? नहर से सिंचाई होता है कौन सा जिला में? तो रोहतास का जो मुख्यालय है वो सासाराम है। तो सासाराम या डेहरी के आसपास जो आप देखिएगा उसका जो नहर से सिंचित होता है बहुत ज़्यादा होता है रोहतास जिला में, जिसमें सासाराम और डेहरी ऑनसोन आते हैं। चलिए 58 नंबर देखते हैं बिहार के वे जिला कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षर दर थी? इसका आंसर देखिए आप लोग। 2001 और 2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी, तो कौन कौन सा जिला हो जाएगा? वो आपको 2 जिला का नाम पूछा है, तो किशनगंज और सहरसा, ऑप्शन नंबर 4। 2001 और 2011 में दोनों में सबसे कम जन से क्या साक्षरता थी? एक में कौन था? किशनगंज था और सहरसा था 11 में आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? यह कौन प्रकाशित करेगा? IMF, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर कहता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? GDP गणना करने की विधि क्या नहीं है? तो हासमान लागत विधि। चलिए 61 नंबर देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय का संस्थान जारी करता है? राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन कार्यालय जारी करता है? तो ये आपका NSO, ऑप्शन नंबर 3, NSO ये जारी करता है। चलिए 62 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं हो जाएगा? तो ये आपका भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है, यह कथन सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था? CTT प्रस्तुत किया गया था 2013 और 14 के बीच। आगे देखते हैं भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? जेंडर बजटिंग वो शुरू किया गया था आपका केंद्रीय बजट 2005 से 6 के बीच। ऑप्शन नंबर ए। 65 देखते हैं PM केयर्स कोष, प्रधानमंत्री केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को आपको छांटना है। तो इसमें से गलत कथन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सारे के सारे कथन आपका सही है। पढ़ देते हैं क्या क्या कथन सही है भाई। तो ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा, सही है। इस कोष में पूरी तरह से व्यक्ति संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है, ये भी सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी प्रकार की आपत्ति या संकट की स्थिति से निपटने और परिस्थितियों का राहत प्रदान करना, सही है। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4, चारों का चारों ऑप्शन सही है। असत्य कथन छांटना था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर कहता है नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम करेंगे तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ये इसका चारों प्रभाव पड़ेगा। आप देख सकते हैं क्या क्या है। तो बैंकों के पास अधिक तरलता होगा, व्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, और ऑप्शन 4 में कहता है वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो ये चारों ऑप्शन का चुनाव हम लोग कर सकते हैं, तो इसका प्रभाव पड़ेगा, चारों ऑप्शन का प्रभाव पड़ सकता है। 67 देखते हैं 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? बिहार का हिस्सा पूछा है, तो कितना % हो जाएगा? तो 10.06, ऑप्शन नंबर 1 इतना % हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं, कहता है 68 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया था? सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया था आपका गोपालगंज। 11 की जनगणना के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज तक का भी यही चलता आ रहा है। इसका आंसर आपको गोपालगंज ही हो जाएगा, क्योंकि अभी जनगणना हुई है तो उसका आपको निष्कर्ष नहीं निकला है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? बाल लिंगानुपात 935 था, ऑप्शन नंबर 1। 70 नंबर देखते हैं भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो इसका जो निर्धारण करता है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये चारों नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं रूस की मुद्रा। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन आपको पूछा, एक वर्ड में रूस की मुद्रा क्या है भाई? तो रूबल, उसका आंसर क्या जाएगा? रूबल जाएगा। साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या हो जाएगा? विश्वास, ऑप्शन नंबर 1। 73 नंबर देखते हैं वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? अपने उपयोग के लिए कौन खरीदा है? उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर 3 उपभोक्ता खरीदता है। चलिए 74 नंबर देखते हैं गरीबी के कुचक की धारणा किसने दिया था? गरीबी का जो कुचक है उसकी अवधारणा किसने दिया है? तो उसका रैगनर नरकस, ऑप्शन नंबर 4 रैगनर नरकस ने दिया था। 75 कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो इसकी संस्था हो जाएगी नाबार्ड, ऑप्शन नंबर 2। 76 कहता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। चलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण वो कब? 1953 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा इसका आंसर। 78 नंबर कहता है हमारा भारत का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यह आपका कांडला में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कांडला कहाँ है? ये आपको गुजरात में हो जाएगा, कांडला गुजरात। 79 नंबर कहता है ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रंटलैंड या सतत विकास से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं और इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो का नहीं, इस चैप्टर का। ये आपका चैप्टर क्या था? अर्थशास्त्र था। तो इसका जो आखिरी क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, कहता हमारा प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? तो प्रधानमंत्री का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी, यह प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के कार्यकाल में इसका जो प्रारंभ हुआ था।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन की ओर। तो आपको सामान्य अध्ययन से कितने क्वेश्चन, तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से देखने को मिलेंगे। और ये भी बहुत ही आपको पहले से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आपको पता होगा, क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। नाटो की स्थापना कब हुई? NATO, नाटो की स्थापना आपका कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। चलिए केनिया की राजधानी पूछा आपसे, केनिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? देखिए आप लोग, नौरोबी, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य, चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य हो कुचिपुड़ी। इसको याद रखने का एक और ट्रिक है, आप लोग मैं बताता हूँ, ये अपना पर्सनल ट्रिक है, आपको मैं बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश, आंध्र मतलब क्या होता है? अंधा लोग। आंध्र मतलब अंधा लोग, कुच्ची मतलब कच्चा, पूड़ी। तो अंधा लोग के लिए क्या कच्चा क्या पक्का? तो अंधा लोग क्या? आंध्र प्रदेश। अंधा मतलब आंध्र प्रदेश। तो अंधा लोग कुच्ची पूड़ी, कच्चा कच्चा पूड़ी खा रहे हैं, आँख से दिख नहीं रहा उन्हें, तो कच्चा पूड़ी खा रहे हैं। तो याद रखने का एक अच्छा सा ट्रिक आपको देखने को मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसके आंसर आपको क्या होगा? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? एक मिनट, कहाँ चला गया क्वेश्चन? 84 नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या दिवस, तो ये आपको पता होगा, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को कितनी राशि दी जाती है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो विजेता है, आदमी जो जीत जाएगा, उसको कितनी राशि दी जाएगी? तो उसको 11 लाख रुपया दिया जाएगा, 11 लाख, ऑप्शन नंबर 3। 86 नंबर कहता है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व आपका क्लोरीन हो जाएगा, 86 का 1। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट हो जाएगा आपका, किसका अयस्क हो जाएगा? कैडमियम का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? तो बैगनी होता है। इंद्रधनुष की बात कर रहा है, बैगनी आपको अंदर की ओर होता है। इसका जो कलर होता है मैं आपको लिख देना चाहूँगा, VIBGYOR, 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 ये आपका होता है। V से वॉयलेट, यही आपका अंदर की ओर होता है, बैगनी। इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ये VIBGYOR का 7 रंग आपको इंद्रधनुष के हैं। चलिए इसका आंसर आपका बैगनी जाएगा। आगे बोला है 89 में, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है भाई? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाएगा, 89 का ऑप्शन सी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर कहता है हमारा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? कौन सा भाग? तो आपका भाग हो जाएगा क्या? सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सेरेबेलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन हो जाएगा आपका B6 का हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, 92, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है? तो जल संधि का नाम पूछा आपसे, तब मलक्का जल संधि क्या है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन को जोड़ती है, सागर को जोड़ती है। चलिए बिहार से क्वेश्चन आ गया, आप लोग देखिए 93 नंबर, बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिला में होता है? बताइए इसका आंसर कहाँ जाएगा? इसका आंसर आपका पूर्णिया जाएगा। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद आपका कटिहार हो जाएगा, और जो वेस्ट बंगाल से सटे हैं, जो पूर्णिया, कटिहार और जो उसके सटे हुए राज्य किशनगंज, ये तीनों में आपका ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। चलिए 94 का है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? कौन सा देश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगेगी? म्यांमार के साथ नहीं लगती है, बाकी बांग्लादेश के साथ होगा, और ये भूटान के साथ भी होगा, और नेपाल के साथ भी होगा। तो इसका आंसर जो जाएगा म्यांमार जाएगा। 95 नंबर कहता है, दर्रा के बारे में क्वेश्चन है, मुलिंगला दर्रा कौन सा राज्य केंद्र शासित में है? मुलिंगला, ये आपका मणिपुर में हो जाएगा, मुलिंगला। टोन्स किस नदी की सहायक नदी है? टोन्स जो है वो कौन सी नदी? यमुना की सहायक नदी है, टोन्स नदी है, और किसकी सहायक है? यमुना नदी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सही बैठक से अनुपस्थित रहता है तो उसका सदन पद रिक्त घोषित कर सकता है? खाली हो जाएगा आपका कितना दिन के अंदर हो रहेगा? तो 60 दिन की अनुपस्थिति रहेगा
तो उसको खाली घोषित कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? अनुच्छेद पूछा आपसे, अनुच्छेद 249 हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल है? तो कौन शामिल हो जाएगा इसका? तो इसका जो हो जाएगा आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था तो किस वर्ष किया था? 1940 में। और उसमें सत्याग्रही कौन थे? तो 3 थे। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे और ब्रह्मदत्त। लेकिन इसका जो शुरुआत किया था वो आपका विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे ने, 3 आदमी थे, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका 101 का जो जाएगा 1932 में की गई थी। 102 देखते हैं। उदायीन किस वंश का शासक था? उदायीन जो था वह कौन सा और हर्यक वंश का शासक था, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 3 नंबर देखते हैं। कहता है आपका गुप्त सामंत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त सामंत की चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरुआत किया था, ऑप्शन नंबर 1। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई है? तारीख ए फिरोज शाही, इसकी जो रचना हुई थी वह ऑप्शन नंबर 2 देखिए, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा की गई है। 105 नंबर हमारा कहता है भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति लागू किया है। कब लागू किया था? 1952 में, 52। चलिए अब यहाँ से मैथमेटिक्स का 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। 105 से 106 से 120 तक आपको मैथ और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके आंसर आपको देते जाना है। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, पॉइंट में इसके वैल्यू निकालिएगा तो सबसे बड़ा भिन्न आपको 6/7 निकल कर आ जाएगा। चलिए इतना दिया गया, इसका इकाई अंक याद करना है। देखिए इकाई अंक कैसे निकलता है, सबको गुना नहीं करना है, इसका इकाई अंक को गुना करना है और हम लोग इकाई अंक को निकाल देना है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? करते हैं गुना। लास्ट वर्ड क्या है? 1 है, 1 को इसका लास्ट से गुना करेंगे 4 से, 1 को 4 से करेंगे तो 4 होगा, और इसका 4 बचा, 4 को हम लास्ट वाले से करना है गुना, तो 4 गुने 9, तो 9 4 36, तो 36 का हमको इकाई अंक लेना है, तो 36 का इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6। तो इसका आंसर जो जाएगा हमारा 6 जाएगा, खत्म। चलिए आगे देखते हैं। 108 नंबर कहता है, 108 नंबर आपका, एक व्यक्ति 5 घंटे काम करते हुए 9 दिनों में 15 पेड़ों को काट सकता है, तो वह व्यक्ति कितने दिनों में 8 घंटा काम करते हुए 40 पेड़ों को काट सकता है? कितने दिनों में, दिनों की संख्या निकालना है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आपका 15 दिन जाएगा। चलिए 109 नंबर बोलता है, यदि घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? घन की क्या है? भुजा है 12, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो इसमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घन का आयतन होता क्या है? तो भुजा क्यू होता है, तो 12 का क्यू आप लोग निकालिएगा तो ही आपका आंसर हो जाएगा, जो भी हो वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर कहता है हमारा, एक वस्तु का बाजार मूल्य 7500 है और इसे 12% की छूट पर खरीदा जाता है। यदि इसकी मरम्मत पर 250 रुपये खर्च किया जाता है तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? एगो बाजार का वस्तु का मूल्य ये आपको दिया हुआ है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसको जब सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आपका 8220 निकल कर आएगा, 8220। देखिए आगे 111 कहता है के अनुपात एल, के और एल का अनुपात दिया है, एल एम का अनुपात दिया हुआ, एम एन का अनुपात दिया हुआ है, तो इसमें से के और एन का अनुपात निकालना है। मतलब के एल एम एन इस सबों का अनुपात आपको कॉमन निकालना पड़ेगा एक बार में। अब यहाँ से आपको के और एन का अनुपात लिख के, के का कितना आया और एन का कितना आया इसको लिखिए तो ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका अनुपात जाएगा 2:1 में आएगा, ऑप्शन नंबर 1। के और एन का जो अनुपात हो जाएगा आपका 2:11 हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 60 रुपये प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 52 रुपये प्रति लीटर और 65 रुपये प्रति लीटर मूल्य का 2 प्रकार का द्रव्य को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? इसको कौन सा अनुपात में मिलाना चाहिए? तो 5:8 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर कहता है 12 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा? इसका नया औसत आपसे पूछा है, तो इसका नया औसत क्या हो जाएगा?
तो 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, ए और सी 15 दिन में पूरा करता है। तो ए बी सी कार्य के दक्षता का अनुपात, देखिए आपको तीनों का अनुपात पूछ दिया। सबसे पहले तो आपको ए और बी दोनों का निकालना होगा, ए प्लस बी करके, बी प्लस सी करके, और इसी तरह आपको ए प्लस सी करके, ए प्लस सी तीनों का निकाल लिए। जब तीनों का निकल जाएगा तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का आपको पूछा है, तो ये तीनों का अलग अलग अनुपात आप यहाँ लिखिएगा। इस प्रकार जब लिखिएगा तो इसका आंसर आपका 5, 7 और 3 जाएगा, 5, 7 और 3। चलिए यही आपका आंसर जाएगा। 15 नंबर कहता है आपका क्वेश्चन, एक संख्या के 81% और 49% के बीच का अंतर 768 है, उस संख्या का 64% का मान कितना होगा? 64% का मान कितना होगा? इसको सॉल्व करिएगा तो 1536 आ जाएगा इसका आंसर। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर 1। चलिए ट्रेन की ये क्वेश्चन आ गया। ट्रेन औसत चाल वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है 16 नंबर में। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में कितनी होगी? आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है तो इसका मीटर में हो जाएगा 480 मीटर। 17 नंबर कहता है, स्थिर जल में नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को किसी स्थान पर जाने और वापस आने में 9 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी किलोमीटर में क्या होगी? उस जो आपका स्थान है, मूल स्थान, उसके स्थान की दूरी आपका किलोमीटर में 12 किलोमीटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धन का राशि 3 वर्षों में 12% प्रति वार्षिक दर से ब्याज 720 रुपया है, तो मूलधन कितना होगा? आपसे आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसे मूलधन पूछा है, तो इसको जब सॉल्व करिएगा इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब डाटा आपका ये सब नहीं आएगा, दूसरा कुछ डाटा आएगा, भले वो आपका 2650 ही क्यों ना हो, 2600 क्यों ना हो, इसलिए अलग इसका आंसर आएगा। चलिए 119 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हमका 119 नंबर, एम का वैल्यू दिया हुआ है तो 1/m का मान कितना होगा? तो m का वैल्यू दिया हुआ है, उसको 1/m करना है, m/1 को इसको उलट देना है। जब इसको उलटिएगा, उलट के कैलकुलेट करिएगा, इसका जो मान जाएगा 6 माइनस √35, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और ये लास्ट क्वेश्चन आपका 120 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहता है, विशिष्ट कूट भाषा में रोड को ILZW लिखा जाता है, तो उसी भाषा में साइन को कैसे लिखा जाएगा? ये आपका ABCD करके आप लोग देख लीजिएगा कि R को L लिखा है, ऐसे ऐसे करके लिख लीजिएगा, O को L लिखा है, A को Z लिखा है, D को WXYZ, 4 माइनस किया है, तो S को क्या होगा? मतलब आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, R है, इधर से शुरुआत करते हैं R, तो R को जितना नंबर में आता है वो आपको उधर से शुरुआत करके लिखा है। देखिए A है, A इधर से शुरुआत पहला आता है, तो उधर से W क्या है, उधर से लास्ट में आता है, देख रहे हैं? तो उसी प्रकार से आपको यही कहा गया है, 1 मिनट, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ भी कहा गया है यही बात कि आपको ऐसा कुछ करना है कि क्या होगा। यहाँ देखिए D है, इधर से 4 नंबर में D आता है, उधर से W क्या है, 4 नंबर में आता है उधर से, तो इसी तरह आपको साइन को भी लिखना है। S इधर से कितना बार में आता है, 17 बार में। S कितना बार में आता है हमारा कि 15 बार में S आता है आपका, तो उधर से 15 बार में जो आएगा वही आपका आंसर जाएगा। S कितना बार में आता है, EJOTY, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, PQRST, S आता है आपका 19 बार में, 1 2 3 4 20 19 बार में S आता है, तो उधर से 19 नंबर में जो आएगा आपको वही इसका आपका आंसर जाएगा। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका H हो जाएगा, HRTM, ABCDEFGH, 8 नंबर इधर से माइनस करके तो H हो जाएगा आपका HRTM, 120 का A आंसर जाएगा। चलिए इस प्रकार से आप लोग का वीडियो की समाप्ति होगी यहीं पर, और हम लोगों ने 120 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़े हैं। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा त्रुटिपूर्ण नहीं लगा जो हमें आप लोग को बताने लायक हो कि ऐसा त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन है, जो गलत क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं लगा। तो आप लोगों ने 9th और 10th ये दोनों का BPSC जो टीचर वाले जो एग्ज़ाम है, उन लोगों का सामाजिक विज्ञान से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए एडुटेरिया का बुक आपके सामने देख रहा है। एडुटेरिया का बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक कहलाती है। उसे सेट 9 याद रखिएगा, सेट 9 का समापन हम लोगों ने कर दिया।
तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और जो भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। यदि इन सबों का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक में आप लोग जाकर वहाँ पर जुड़ जाइए टेलीग्राम में, और वहाँ से लिंक की प्राप्ति कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।